नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस अकेडमी जोन के इस क्लास में। इस क्लास में साथियों हम लोग बिहार स्पेशल ज्योग्राफी लेकर हाजिर हो गए हैं और इतना शानदार आज का क्लास होगा और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज जो बिहार का ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कहीं और से आपको जो है बिहार ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करने का प्रयास किया है और बिल्कुल बेहतरीन क्लास होगा। जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अगर किसी भी प्रकार की नोट्स लेने की ज़रूरत है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको काफ़ी कम कीमत पर नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथियों ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा बिहार ज्योग्राफी के लिए। बिल्कुल यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जो भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं जो मैं आज आपको क्लास कराऊँगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए बिहार का नामकरण बिहार क्यों पड़ा। तो देखिए बिहार में शुरू में जो लोग थे बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, निवास करते थे, तो उन्हें वे लोग जो थे वे बौद्ध विहार करते थे यहाँ पे आके। तो उन्हीं के कारण जो है हमारा राज्य का नाम जो है बिहार पड़ गया। और बात करते हैं भौगोलिक स्थिति बिहार की, तो बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो 345 किलोमीटर। कितना? उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। बिहार की कभी भी अक्षांशीय और देशांतर विस्तार को नहीं पूछा जाएगा। अब इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ पे पॉइंट जो बना हुआ है, पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। यानी 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली में दरबार आयोजित किया गया था उसी समय बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। और 22 मार्च 1912 को बिहार जो था उड़ीसा सहित जो है प्रांत गठन की अधिसूचना यानी घोषणा कर दी गई। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है उड़ीसा सहित एक प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो था इसमें से उड़ीसा अलग राज्य बना। और 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ जिसमें से बिहार से एक अलग राज्य झारखंड बना। ठीक है, जो झारखंड राज्य बना उसमें 46% भूभाग झारखंड को प्राप्त हुआ और जो है हम लोग जो था 54% बिहार का भूभाग जो है मिला। इस बात को ध्यान रखना। और जो झारखंड बना वो उसमें 28वां राज्य बना था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च को। क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना? तो 2.86%। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 थी। ठीक है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% ये जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत जो था भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार बिहार है। पहला आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आता है, तीसरा आपका बिहार आता है। याद रखिएगा, पहला कौन? उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार आता है जनगणना के जनसंख्या के अनुसार। लंबाई की बात की जाए तो भारत जो है ये 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है। जबकि चौड़ाई की बात की जाए तो ये पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंबाई में कितना है? 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, चौड़ाई में 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। ठीक है, समुद्र तल से जो है ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर है। ठीक है, औसत वर्षा बिहार में कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, इतना पॉइंट आप कवर कर लीजिएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आप देख लीजिए एक बार। प्रमंडल 9 है, प्रमंडल 9 है। जिला जो है 38वां जिला अरवल बना है बिहार का। ठीक है, अनुमंडल 101 है। प्रखंड सह अंचल 534, पंचायत जो है 80,167 है। नगर निगम 19वां जो है 19 नगर निगम में है और 19वां जो नगर निगम ये सहरसा बना हुआ है नया वाला। नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। बिहार की विधायिका की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बिहार पुलिस जिला की बात की जाए
तो 40 पुलिस जिला है बिहार में। 38वें जिलों के अतिरिक्त बागहा और नवगछिया, बागहा पश्चिमी चंपारण का और नवगछिया, ये 2 नए जो है जिला जुड़े हुए हैं, मतलब कि पुलिस जिला जुड़े हुए हैं। बाकी 38 तो है ही है प्रत्येक जिला में। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार का विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है और लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। अब देखिए विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें जो हैं ये 2 हैं। और कौन कौन सा? तो कटोरिया और मनिहारी, 2 जगह जो है इनको दिया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। कौन कौन सा था? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ठीक है, तो इनको याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, राज्य की चौहदी या सीमा, कौन कौन सी सीमा कहाँ कहाँ से सटा हुआ है, लगा हुआ है। देखिए उत्तर में देखा जाए तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। नेपाल में देखा जाए तो बिहार के 7 जिले जो है संपर्क करते हैं या टच करते हैं, या 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं। कौन कौन सा? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कौन कौन? ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इन 7 जिलों को याद रखना। उत्तर में नेपाल से सटे हुए हैं। दक्षिण में झारखंड है और झारखंड से 8 जिला जो है सटे हुए हैं। झारखंड से बिहार के 8 जिला जो है अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, इसको याद रखिएगा। कौन कौन? हमारे साथ बोलिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, अब हम चलते हैं पूरब और पश्चिम की तरफ। तो देखिए पूरब में जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से जो है बिहार का 3 जिला जो है अपना सीमा साझा करता है। कौन कौन? ऊपर सबसे पहले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, पश्चिम में आइए, पश्चिम में पड़ता है उत्तर प्रदेश, और फिर जो है उत्तर प्रदेश के साथ जो है बिहार के 8 जिले अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा कितना जिला? 8 जिला। कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो प्रमंडल संबंधित जिले जो दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। ठीक ना, देखिए सारण जो है प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत में आपका 6 जिला आता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। दरभंगा में भी 3 जिला आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में भी 3 जिले आते हैं, आपका सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में भी 4 जिले आते हैं, पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और पटना में 6 जिले आते हैं, पटना प्रमंडल में। कौन कौन से हैं? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध की बात करें साथियों तो मगध में 5 जिले आते हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में आपके 6 जिले हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खड़िया। और भागलपुर में आपके 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार का भौतिक विभाजन, तो देखिए बिहार जो है ना, इसका जो है कई तरह से विभाजन किया गया है। एक तो बिहार में पर्वत क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं, पर्वत क्षेत्र या तराई क्षेत्र, जैसे हिमालय का जो भाग है शिवालिक वाला। फिर आपका मैदानी भाग तो बहुत ज़्यादा बिहार में है, इसके अलावा कुछ पठारी क्षेत्र भी है। तो 3 आधार पे जो है बिहार को बांटने का प्रयास किया गया है। अब देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र यानी शिवालिक का जो क्षेत्र है, इसमें आपके 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक सोमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दूर और दून घाटी। मैदान में उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, चूँकि गंगा एक की अपर नीचे किया गया है। और फिर जो है धारवाड़ पठार की बात की जाए तो धारवाड़ चट्टानें और विंध्य चट्टानें। अब हम देखिए यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये है आपका गंगा नदी, ये है आपका गंगा नदी। ठीक है, इधर आपका उत्तर का मैदान और इधर दक्षिण का मैदान। ठीक ना, ये इधर देखिए, यहाँ पे ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसके नीचे जस्ट जो है ये आपका दून घाटी है और ये रामनगर दून है। ठीक है, और ये गंगा के ऊपर उत्तरी मैदान, गंगा के नीचे दक्षिणी मैदान, और ये आपका जो है पठारी प्रदेश है।
ये क्या है, ये पठारी प्रदेश है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं पर्वतीय या तराई क्षेत्र। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्वतीय या तराई क्षेत्र जो है बिहार के उत्तर में पश्चिम भाग, बिहार के उत्तर में कौन सा भाग, पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी तराई क्षेत्र कहाँ देखने को मिलेगा, बिहार के उत्तरी भाग में पश्चिम की तरफ जो पश्चिमी चंपारण का जो जिला पड़ता है उसी में आपको तराई क्षेत्र देखने को मिल जाएगा और इसका क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है, इतना याद रखिएगा। और इसमें इसको 3 भागों में बांटा गया है। सोमेश्वर पहाड़ी, त्रिवेणी संगम जो नेपाल पड़ता है, त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करता है और इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। लीजिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सोमेश्वर श्रेणी। ध्यान रखिए कितना है उसकी ऊंचाई है, 874 मीटर। दूसरा है रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी में है और इस क्षेत्र की अधिकतम जो ऊंचाई है 240 मीटर है। हरहा नदी घाटी कहा जाता है और इसकी अधिकतम ऊंचाई कितना है, तो 240 मीटर। तीसरा है दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है और इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। चलिए अब मैदान की बात करते हैं। तो देखिए बिहार में जो मैदानी भाग है ये बिहार के कुल भाग का 96% है। ठीक है, और इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य में गंगा नदी बहती है। अभी मैंने बताया था आपको कि इस तरह से गंगा नदी बहती है, ठीक ना, और उसके ऊपर उत्तर का मैदान और नीचे दक्षिण का मैदान। तो नदी के अवस्थित के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। यानी गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से काटते हुए निकलती है और गंगा नदी के उत्तर में उत्तर का मैदान, गंगा नदी के दक्षिण में दक्षिण का जो है मैदान कहा जाता है। अब चलिए उत्तरी गंगा का मैदान देखा जाए तो उत्तरी गंगा के मैदान में गंगा नदी के उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआब में बांटा गया है। दोआब से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच के जो भूमि होती है या जो मैदान होता है उसको दोआब कहा जाता है। ये सभी दोआब जो है क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरकता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि गंगा के उत्तर में जो मैदान है जिसको हम लोग उत्तरी मैदान कहते हैं, ये जो है अब जलोढ़ मृदा के लिए जानी जाती है। इसमें उर्वरकता शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक ना। अब ये जो उत्तरी मैदान है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा दोआब है, तो घघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। अब दक्षिण गंगा की बात की जाए, दक्षिण गंगा का मैदान, ठीक है, तो दक्षिण गंगा का जो मैदान है तो गंगा नदी के दक्षिण और दक्षिण पठारी क्षेत्र जो है कि मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में इसका आकार थोड़ा सा छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी क्षेत्रों के निक्षेप से हुआ है। इसे भी 3 उपवर्गों में बांटा गया है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ठीक है। अब चलिए पठार की बात करते हैं। तो पठार जो है बिहार के दक्षिण सीमा का पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं, यानी 2 क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं पठार में। एक धारवाड़ की चट्टानें जो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जिले में पड़ता है और दूसरा बिंदन की चट्टानें जो कैमूर और रोहतास में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे करें हम लोग, तो अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। यानी इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जो जलमग्न भूमि होती है, जो जल से ढकी हुई भूमि होती है, उसको चौर या मन कहा जाता है। और गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहा जाता है। यानी गंगा के मैदानी भाग में जो बाढ़ से जो आकृति बनता है उसको दियारा प्रदेश कहा जाता है। और उत्तरी गंगा मैदान में कई मन और चौर जैसे गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंधों से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, टाल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना।
तो दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंधों से लगा हुआ गहराई वाला जो क्षेत्र है उसको टाल कहा जाता है। और उत्तरी गंगा का मैदान जो है बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उत्तरी गंगा में बहुत सारी नदियों का जो है निवास है, और वे नदियाँ जो है बाढ़ जब लाती हैं तो उत्तरी गंगा जो है बाढ़ से जो है मतलब कि भर जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया गया कि प्रकार, निर्माण काल, क्षेत्र और विशेषताएं, मतलब कि जो क्षेत्र है उसका क्या क्या नाम दिया गया है। अब देखिए, जो धारवाड़ की चट्टानें हैं इसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन है। और कौन कौन क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि है। बिहार के सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है ये कौन सा, धारवाड़ की पहाड़ या धारवाड़ चट्टानें, ठीक ना। विंध्य की जो चट्टानें हैं ये भी प्री कैम्ब्रियन है और कैमूर रोहतास जिले में आती हैं। और दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, चूना के लिए कौन सा जो है पठार प्रसिद्ध है, तो विंध्य के पठार हैं या विंध्य के पहाड़। टर्शियरी की कौन सी जो है, तो टर्शियरी ये आप जिसे प्लेस्टोसीन कहा जाता है, ये पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। यानी पश्चिमी चंपारण का जो भाग है ये टर्शियरी युग की है। और इसमें कौन सा आता है, तो समेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है ये। इसके अलावा क्वार्टरनी जो है ये गंगा का मैदान है और बिहार के अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अब चलिए, बिहार की जलवायु से क्वेश्चन हर बार आया है, हर एग्जाम में हर बार आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसी क्षेत्र की दीर्घकाल मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसा है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ध्यान रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। और किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों पर प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कुछ प्रमुख कारक दिए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए कौन कौन से कारक हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला होता है अक्षांशीय स्थिति, कितने अक्षांश पर है स्थिति। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से दूरी कितना है। मानसून का प्रभाव कितना पड़ता है। उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति किस तरह की है। और ऊंचाई की या ऊंचावच कितना है, ठीक ना। यह जो है पांचों स्थिति जो है किसी स्थान को जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिण भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बिहार की जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, यहाँ से कोपेन का जलवायु पूछा जा चुका है और थर्नवेट का भी जलवायु पूछा जा चुका है, दोनों आ चुका है। अब त्रिवार्था का जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। त्रिवार्था का जो है जो जलवायु जो है ये आपका उत्तरी बिहार को CAW बोला जाता है और दक्षिणी बिहार को आपका AW बोला जाता है। मैं यहाँ पे यह नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ त्रिवार्था का ही याद रखेगा, याद आपको कोपेन की जलवायु, त्रिवार्था का जलवायु और थर्नवेट की जलवायु तीनों याद रखना है, लेकिन अब की ज़्यादा चांस है कि त्रिवार्था का जलवायु पूछे, ठीक है। चलिए अब देखिए, कोपेन का जो जलवायु है इसको उत्तरी बिहार में CWG कहा जाता है, दक्षिण बिहार को AW की जलवायु कहा जाता है। त्रिवार्थ जो है, त्रिवार्था का उत्तरी बिहार का CAW और दक्षिण बिहार को AW कहा जाता है। थर्नवेट का जो जलवायु है यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और इसे उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CBW और शेष बिहार को CAW कहा जाता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का त्रिवार्था का जलवायु आपकी जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से आपकी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि दोनों पूछ चुका है, कोपेन का और थर्नवेट का पूछ चुका है। चलिए बात करते हैं, बिहार में 3 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, अब देखिए बिहार में जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदा में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून तक की ये स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गया है, ध्यान रखिएगा। सबसे गर्म स्थान गया है और सबसे ठंडा स्थान भी गया है। कितना, तो गर्म स्थान सबसे गर्मी के महीने में इसका तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो मानसून के आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। देखिए, मानसून आने से पहले बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है और इसी को नार्वेस्टर कहा जाता है या काल वैशाखी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काल वैशाखी और नार्वेस्टर क्या है, तो मानसून आने से पहले बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात आती हैं जिसके चलते बिहार में वर्षा होता है, यही आपका नार्वेस्टर या काल वैशाखी है। वर्षा ऋतु की बात की जाए तो ये आपका जून से शुरू होकर मध्य अक्टूबर के बीच में तक रहता है और बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है इसको। कब? जून मध्य से अक्टूबर मध्य तक। ठीक है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई और अगस्त सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है, तो जुलाई और अगस्त। ध्यान रखिएगा। बिहार में औसत वर्षा कितना होता है, 112 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 205 सेंटीमीटर होती है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम औरंगाबाद, सबसे अधिक किशनगंज। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी बिहार में मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है, तो मानसून की जो बंगाल की खाड़ी का जो शाखा आता है उससे वर्षा होती है बिहार में सबसे अधिक। बिहार की उत्तरी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, यानी उत्तरी भाग जो हिमालय वाला क्षेत्र है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिण बिहार का जो भाग है ये सूखा से प्रभावित होता है। ठीक है। अब शीत ऋतु की बात की जाए तो इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी तक होता है और मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जैसे जैसे मानसून लौटता है वैसे वैसे बिहार में शीत ऋतु शुरू हो जाती है। बिहार में दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे अधिक ठंड वाला होता है और सर्वाधिक ठंडा जो जिला है वो भी गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा जिला गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी और मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है और ये वर्षा रबी फसल के लिए क्या है, लाभदायक है। यानी दिसंबर और जनवरी के माह में भूमध्य सागर से जो शीतोष्ण चक्रवात के कारण जो पश्चिमी और मध्य बिहार में हल्की सी वर्षा होती है, ये वर्षा जो है रबी फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। और कहा जा रहा है कि अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए भी लाभदायक होती है। चलिए बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की बात कर ली जाए तो कहा जा रहा है कि बिहार में कृषि की दशाओं और फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 वर्गों में भी विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये जोन 1 है। जोन 1 में आपके इतने जिले आते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली। ये आपके जो जिले हैं ये जोन 1 में आते हैं, सिंचाई के जो है मतलब कृषि के अंतर्गत। दूसरा जोन जो है इसमें किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार आते हैं। ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे नीचे आइए, जोन 3 ए यानी जोन 3 को 2 भागों में ए और बी में विभाजित किया गया है। अब जोन 3 में जो ए है उसमें जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा है, जबकि जोन 3 बी में आपका गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, पटना, अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब इसको जो हमने जो पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, जिला का नाम। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। यानी अभी हमने जो जोन पढ़ा था उस जोन में किस जोन में कौन सी फसल होती है, कितना बारिश होती है, उसको बताया गया है। देखिए जोन जो फर्स्ट है जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण वाला जो जिला है इसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ की मिट्टी जो है खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। कैसी मिट्टी? खादर। एक होता है बांगर मिट्टी, एक होता है खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी मतलब जलोढ़ की वह मिट्टी जहाँ उर्वरकता शक्ति कम पाई जाती है, जहाँ पे हर साल बाढ़ नहीं आता है, और खादर मिट्टी वह मिट्टी जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, उर्वरकता शक्ति ज़्यादा होती है। तो ये जो जोन फर्स्ट है यहाँ 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और यहाँ पे खादर मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे मुख्य जो फसल है गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का, इसीलिए जो है पश्चिमी चंपारण गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे है। ध्यान रखिएगा।
दूसरा की बात करते हैं जून सेकंड, तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है और मुख्य जो फसलें हैं ये जूट, धान, चाय, मक्का होती हैं यहाँ पे। जून थर्ड देखा जाए तो जून थर्ड में दोनों ए और बी मिलाकर दिया गया है और इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ पे बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है, ठीक ना। और मुख्य फसलें गेहूँ, दाल, अरहर और चना होता है। चलिए बिहार के अपवाह तंत्र यानी जो नदियाँ हैं उनको देख लिया जाए। अब देखा जाए बिहार के अपवाह तंत्र में, तो बिहार की जो नदियाँ हैं इसमें बिहार में जो अपवाह तंत्र के दृष्टि से समृद्ध राज्य है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं और 12मासी नदियाँ हैं। यहाँ नदियाँ एवं उनके सहायक नदियों का विस्तार जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक नदियाँ हैं हिमालय नदियाँ और एक है पठारी नदियाँ। तो दोनों नदियाँ यहाँ बिहार में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। तो देखिए ये नदियाँ सदानीरा होती हैं, मतलब कि साल भर में पानी रहता है और वर्ष भर जल प्रवाह करने वाली नदियाँ होती हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ऊपर से नीचे आती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं। ये नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। ये नदियाँ कैसी हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, मतलब कि हिमालय के पहले से नदियाँ चल रही हैं, हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तब से पहले से नदियाँ बह रही हैं। और ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। जो हिमालयी नदियाँ हैं बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ जो हैं बाल्यावस्था में है, मतलब कि इनका अभी विकास हो रहा है। ये मार्ग परिवर्तन और गोखुर झीलें बनाने वाली नदियाँ होती हैं, मार्ग परिवर्तन करती हैं और गोखुर झील का निर्माण करती हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं। इसमें जो नदियाँ आती हैं गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आती हैं। आगे बात करते हैं जो है पठारी नदियों के बारे में। तो ये वर्षा पर निर्भर होती हैं और ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं और ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं, ठीक है। ये नदियाँ जो हैं छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में है, मतलब कि अपनी वृद्धावस्था में आ चुकी हैं और ये नदियाँ सीधे गमन करने वाली नदियाँ होती हैं। बाढ़ की संभावना काफ़ी कम होता है और इसमें जो है इसमें सोन, पुनपुन, फाल्गुन और जो है अजय नदियाँ आती हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा दृश्य। तो देखिए ये आपका गंगा का मैदान है, सॉरी गंगा की नदी है और इसके साथ यहाँ पे गंडक आती है। ये घघरा है नदी है, ये बूढ़ी गंडक है। इसके जस्ट बगल में ये आपका बागमती है, ऊपर से कमला आ रही है, बगल में कोसी है और इसके अलावा यहाँ से महानंदा और महानंदा में आकर मूसी मिल जाती है, ठीक है। आगे बात की जाए तो देखिए चूँकि अभी हमने देखा कि ये गंगा का प्रवाह इस तरह से है ये, ठीक है। तो जस्ट इसके नीचे ये कर्मनासा है और यहाँ पे सोन नदी है। इसके जस्ट नीचे फाल्गुन में आकर निरंजना यानी जो पुनपुन है, पुनपुन और निरंजना दोनों एक साथ मिलती हैं और इसी फाल्गुन में या निरंजना में जो है मोहना नदी मिलती है। यहाँ पे किउल नदी है और यहाँ पे अजया नदी है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो कर्मनासा नदी है, ये जो कर्मनासा नदी है, कर्मनासा नदी ये वाला, और यहाँ पे जो घघरा है, घघरा देखिए ये जो घघरा नदी है और यहाँ पे एक जो गंडक नदी आती है, ये तीनों नदी जो है क्या करती हैं अपना जो है सीमा निर्माण करती हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। गंडक, घघरा, कर्मनासा तीनों नदियाँ जो हैं सीमा का निर्माण करती हैं। गंडक नदी नेपाल और बिहार का सीमा निर्माण करती है भारत का। इसके अलावा गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार का भी सीमा का निर्धारण करती है, दोनों सीमा के बीच में बहती है। घघरा नदी भी उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा का निर्धारण करती है। कर्मनासा नदी भी उत्तर और बिहार के बीच सीमा के बीच बहती है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। देखिए जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और बिहार में 545 किलोमीटर बहती है। घघरा नदी ये तिब्बत से निकलती है नेपाल के और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है सारण में, बिहार के 83 किलोमीटर बिहार में बहती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और ये गंगा में जाकर सोनपुर में मिलती है और 260 किलोमीटर बिहार में बहती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ से निकलती है पश्चिमी चंपारण जिले से, ठीक है। और ये जो है आपका खगड़िया में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई बिहार में 320 किलोमीटर है। बागमती की बात की जाए तो महाभारसड़ी नेपाल से निकलती है, कोसी नदी में जाकर मिलती है और 394 किलोमीटर बिहार में बहती है।
कमला जो है ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल की, कोसी नदी में जाकर मिलती है। इसकी लंबाई बिहार में नहीं दिया गया है कितना है। देखिए कोसी नदी इसको गोसाई स्थान से निकलती है नेपाल से, और ये गंगा में कटिहार में जाकर, कटिहार की कुर्सेला में, ध्यान रखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कटिहार के कुर्सेला में जाकर मिलती है और इसकी बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, महानंदा जो नदी है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिलती है मालदा यानी जो बांग्लादेश में, सॉरी बांग्लादेश में बंगाल में। इसके अलावा कर्मनाशा की बात की जाए तो विंध्यन पहाड़ी से निकलती है और जो है गंगा चौसा में जाकर मिल जाती है गंगा में। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश के, और ये जो है गंगा में जाकर मिलती है कहाँ पे, दानापुर में। पुनपुन नदी भी आपका झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और गंगा में मिलती है फतुहा में, ठीक ना, फतुहा में जाकर गंगा मिल जाती है। निरंजना या जिसको फाल्गु बोला जाता है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ ये गंगा में जाकर मिल जाती है। अजय की बात करते हैं तो अजय नदी जमुई से निकलती है और ये गंगा में जाकर मिलती है कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में। किउल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है और लखीसराय में जाकर गंगा में मिल जाती है। और सकरी जो नदी है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और किउल नदी के साथ जाकर गंगा में मिल जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। गंगा की बात करते हैं तो गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों नदियां मिलती हैं तब जाके गंगा का निर्माण होता है या गंगा नदी कहा जाता है। गंगा नदी बिहार में सबसे प्रमुख नदी अपवाह तंत्र के आधार पर इसे जाना जाता है। और गंगा नदी जो है बिहार के बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। कौन से जिले में प्रवेश करती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, तो बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर की सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। किससे सीमा बनाते हुए, तो कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिले में बहती है और ये 12 जिले जो है ध्यान रखिएगा। बिहार की गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, पटना में। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा के सहायक नदियों में कौन कौन से हैं, तो जो मुख्य नदियां हैं घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, महानंदा और अजय बिहार से बाहर जाकर गंगा मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदियाँ जो हैं, कौन नदी, गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। घघरा नदी की बात की जाए तो ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती हैं और सीवान में प्रवेश करती हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में जाकर मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा, अन्य नाम इसका सरयू है। मैदानी भाग में इसको सरयू कहा जाता है, घघरा को। इसको गुगरा, करनाली, नेपाल में करनाली इसको कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसकी अन्य जो सहायक नदी है राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती है। ठीक है, चलिए गंडक की बात की जाए तो गंडक जो नदी है ये आपका गंडक नदी को नारायणी नदी, सदानीरा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सप्तगंडकी, शालिग्रामी, नेपाल में इसको कहा जाता है शालिग्रामी। ठीक है, गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी से पार करते समय गार्ज बनाती है। ध्यान रखिएगा, गंडक का जो मुख्य शाखा है जब ये धौलागिरी और अन्नपूर्णा पहाड़ी को जब पार करती है तो वहाँ पे गार्ज का निर्माण करती है। और बिहार में भैंसालोटन यानी वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, यहाँ पर जो है बिहार में क्या करती है, प्रवेश करती है। और यही जो भैंसालोटन है यहाँ पर बराज बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में इसके बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। यानी गंडक नदी में जो गोल गोल जो पत्थर मिलते हैं उनको शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। ध्यान रखिएगा, बूढ़ी गंडक ये जो है सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है पश्चिमी भाग से और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में
खगड़िया जिले में जाकर गंगा नदी में मिलती हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम सिकरहना नदी है। इसका जो शुरुआती भाग है ऊपरी भाग में, इसको सिकरहना कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ मसान, बलौर, तिऊर और धनौती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बागमती नदी के बारे में। तो बागमती में ध्यान रखिएगा, यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती हैं। अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब कमला नदी में जाकर मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, कमला नदी में मिलकर और फिर जाकर कोसी में मिलती हैं। ये जो पहले बागमती नदी थी, पहले बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब जो है ये कमला नदी में मिलती हैं और फिर कमला नदी जाकर कोसी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अवधारा और विष्णुमती है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर है। इसको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार की वो कौन सी नदियाँ है जहाँ पे काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए कोसी की बात की जाए, ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो है हर बार। ध्यान रखिएगा, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से, कौन सा स्थान से? गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है, क्योंकि 7 नदियों के समूह से बना हुआ है। कोसी नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? सप्तकोशी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और इसे कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसीलिए इसे बिहार का सुख और बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरूण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामकोशी, इंद्रावती और सोनकोशी है। ठीक है, महानदी की बात की जाए, महानंदा का, तो महानंदा जो नदी है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा यानी पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पेनौर, नागर, बलासर और मेची है। कर्मनाशा की बात की जाए तो यह गंगा के दक्षिण से जाकर, गंगा के दाहिने से आकर मिलती है इसमें। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति जो है विंध्य पहाड़ी से होती है और बिहार के उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा यानी बक्सर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है और कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार की किस नदी को जो है अपवित्र नदी कहा जाता है? तो कर्मनाशा को। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। कहा जा रहा है कि यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है और यह रोहतास और गढ़वा जिले यानी झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी में जाकर मिलती है। गंगा के बाद यमुना जो है, यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? सोन। आगे बात की जाए तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डिहरी बांध, इंद्रपुरी बैराज, बाणसागर बांध जो है बना हुआ है। सोन नदी पर बनी नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का प्रमुख चावल का उत्पादक क्षेत्र बना दिया है। ध्यान रखिएगा, चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो रोहतास है इसको आपको भूलना नहीं है। गेहूँ और चावल के लिए रोहतास महत्वपूर्ण है। ठीक ना। पुनपुन की बात की जाए तो पुनपुन जो है ये झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोहर, मादर और दरधा है और यह बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। बात करते हैं फाल्गु नदी के बारे में साथियों। तो यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती हैं और गंगा नदी की उपनदी है ये। गंगा में फाल्गु नदी के पास विष्णु पद मंदिर स्थित है, जहां पितृपक्ष के दौरान जो है लाखों संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते रहते हैं। यानी यहाँ पे लोग जो है पिंडदान करने आते हैं। ध्यान रखिए, फाल्गु नदी में। और फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम यानी गयाजी डैम बनाया गया है, ये महत्वपूर्ण है। फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अब बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहर की बात की जाए। अब देखिए, जो पटना है गंगा नदी पर है, मोकामा गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा, घगरा नदी, हाजीपुर
गंडक नदी, सोनपुर गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी, दरभंगा बागमती नदी, गया फाल्गु नदी और फतुहा जो है ये पुनपुन और गंगा पर बसा हुआ है। बिहार की नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं। ठीक है, बिहार की नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। ध्यान रखिएगा, TRE 3rd में जो है आपका नदी परियोजना से क्वेश्चन आया हुआ था कि बिहार की सबसे पुरानी जो है नदी परियोजना कौन सी है। ठीक है, चलिए अब देखिए बिहार में जो बहुउद्देशीय परियोजना है 3 नदियों पे बनाया गया है, सोन, गंडक और कोसी। तो ये जो तीनों नदियां हैं इन पर बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना है जो है बनी हुई है। सोन की बात करते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना सोन की जो है, तो देखिए सोन नदी जो है, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में डिहरी रोहतास में किया गया था। सोन नदी पर जो परियोजना शुरू हुआ था कब हुआ था? 1874 में डिहरी यानी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ये जो लाइन है महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था बिहार की बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है जो सबसे पुरानी है और प्रथम है। क्वेश्चन यहीं से आया था लेकिन बीपीएससी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यह जो लाइन है ना जी, ये लाइन कौन सा, ये वाला, यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। यह लाइन बिहार बोर्ड की पुस्तक की ज्योग्राफी की है। क्लास 10th की जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो सेम लाइन जो है ज्योग्राफी की पुस्तक में दिया गया है, लेकिन फिर भी बीपीएससी ने इसे आंसर नहीं माना और दामोदर नदी को उसने माना था। ठीक है, चलिए, जबकि दामोदर जो परियोजना है ये भारत की सबसे पहली है और यहाँ पे बिहार पे पूछा गया था। ठीक ना, चलिए आगे बात करते हैं। डिहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई हैं। ध्यान रखिएगा, डिहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई हैं। एक नदी है, एक नहर है पूर्वी सोन नहर। तो पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना की सिंचाई की जाती है और पश्चिमी सोन नहर जो है इस नहर पर रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। दोनों महत्वपूर्ण याद रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डिहरी जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। एक है 6.6 मेगावाट का और दूसरा है 3.3 मेगावाट का। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब गंडक बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जाए तो गंडक बहुउद्देशीय जो परियोजना है, गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ कौन को लेता है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हो गया था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास यानी वाल्मीकि नगर के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कराया गया, जलाशय का निर्माण हुआ है और यह जो बराज है ये बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई हैं। अब देखिए, गंडक परियोजना से जो है जलाशय से पहले पश्चिम और पूर्व की ओर जो है नहरें निकाली गई हैं। एक जो है पूर्वी गंडक नहर कहा जाता है और एक पश्चिमी गंडक नहर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी गंडक नहर फिर 3 भागों में बढ़ती है। ठीक ना, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है। पूर्वी नहर जो है ये 3 भागों में विभक्त है। तिरहुत, त्रिवेणी, दोन नहर के नाम से जाना जाता है इसे। और तिरहुत, त्रिवेणी और जो दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई होती है। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो पूर्वी नहर है जो गंडक से निकलती है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक जो नहर है तिरहुत है, दूसरा त्रिवेणी है, तीसरा दोन है। ठीक ना, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। जबकि पश्चिमी नहर से नेपाल होकर निकलती है। पश्चिमी जो नहर है ये नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सीवान, सारण की सिंचाई होती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। जो पश्चिमी नहर है, पश्चिमी नहर नेपाल से होकर निकलती है, नेपाल की सिंचाई करती है।
इसके बाद इस नेपाल नहर से और सहायक नहर निकलती हैं और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया की सिंचाई करती हैं और फिर बिहार के सिवान और सारण में भी सिंचाई करती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इस प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। ठीक है, कोसी की बात कर लेते हैं, कोसी नदी परियोजना की। तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना देखा जाए तो कोसी परियोजना भारत का नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह भी इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में। यह परियोजना 1953 में लागू हुई, 1954 में लागू हुई और यह परियोजना जो है हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया और कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व, पश्चिम और पूर्व की ओर जो है पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पश्चिम और पूर्व की ओर जो है ध्यान रखिएगा नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर की बात की जाए तो इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया में सिंचाई की जाती है, जबकि पश्चिमी कोसी नहर से इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय से जो है सिंचाई होती है। अब यहाँ पे जलप्रपात की बात की जाए तो देखिए जलप्रपात से क्वेश्चन ऑलरेडी जो है टीआरई 3rd में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन फिर आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। कोकोलत जलप्रपात नवादा, याद रखिएगा कोकोलत कहाँ पे? नवादा। दुर्गावती रोहतास सबसे ऊंचा है, ये महत्वपूर्ण है। दुर्गावती कहाँ पे? रोहतास में सबसे ऊंचा है। कर्मनसा बक्सर। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास। मांझर कुंड सासाराम रोहतास। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर और तिलहर कुंड जलप्रपात ये कैमूर में है। तो इसको आपको याद रखना है। कोकोलत जलप्रपात नवादा महत्वपूर्ण है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास सबसे ऊंचा, ये भी महत्वपूर्ण है। धुआं कुंड याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रमुख झील। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कांवर झील बेगूसराय, क्वेश्चन टीआरई 3rd में जो कैंसिल हुआ था पेपर उसमें पूछा गया था कांवर झील कहाँ पे है, तो बेगूसराय। गोगाबिल या घोघा झील कटिहार में। कुकेश्वर झील दरभंगा। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में। अनुपम झील कैमूर में। सिमरी झील सहरसा। जगतपुर झील भागलपुर में और मोती झील मोतिहारी में। ठीक है, इसके अलावा सरैयामान बेतिया में पड़ता है यानी पश्चिमी चंपारण में और पिपरामान ये मोतिहारी में पड़ता है पूर्वी चंपारण में। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे अभी हमने जो नहर पढ़ा था त्रिवेणी, जो गंडक नदी से निकलती है 3 नदियाँ नहर त्रिवेणी, तिरहुत, दोन। तो इससे जो जिला लाभान्वित हो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इसको दिया गया है। जो पूर्वी कोसी है, जो पश्चिमी कोसी है, दोनों कोसी नदी से निकलती हैं और राजपुर ये भी कोसी नदी से निकलती है नहर। तो ये अररिया, सुपौल, पूर्णिया से पूर्वी कोसी से सिंचाई होती है, जबकि पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी और सुपौल और राजपुर से सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय की सिंचाई होती है। ठीक है, पूर्वी सोन की बात की जाए तो पूर्वी जो सोन है इससे औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल की सिंचाई होती है और पश्चिमी सोन से सोन नदी से जो है ये रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर की सिंचाई होती है। अब बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड, बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं तो राजगीर में याद रखिएगा कौन कौन से है, तो ब्रह्म कुंड ये सबसे गर्म जल कुंड है, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड ब्रह्म कुंड। इसके अलावा सप्तधारा, इसके अलावा मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नागकुंड, नानकुंड। ठीक ना। इसके अलावा मुंगेर में कौन कौन है, तो लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचत्र कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड। इसको याद रखना। बिहार की जो मिट्टियाँ हैं तो यहाँ से बिहार की मिट्टियाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में एक लेक्चर और लेंगे और आपका बिहार ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लास आपको मिल सके।